नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 23 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट गेस्ट होंगे, उस दिन राहुल गांधी विपक्ष की उस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं जिससे 9 साल में मोदी के खिलाफ एकजुटता की सबसे बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस विपक्षी एकता की थीम है कैसे भी करके मोदी को हराना है, 1 पॉइंट एजेंडा। पटना की बैठक के बाद विपक्ष का जोड़ फेविकॉल वाला हो जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। वो इसलिए कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज है सीट शेयरिंग, उसे लेकर बातचीत होनी है। यानी कि 450 सीटों पर एक विपक्षी कैंडिडेट बीजेपी के हर कैंडिडेट के सामने खड़ा होगा ताकि कोई भी वोट जो है वो डिवाइड ना हो, एक विपक्ष का पूरी दीवार की तरह बीजेपी की जीत के सामने एक दीवार बन जाए। यहां ऐसे दल आमने सामने बैठेंगे 23 जून को जो अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। ये पार्टियां आपस में सीट शेयरिंग पर कहां तक सहमत होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। मसलन बंगाल में टीएमसी बनाम कांग्रेस है, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राहुल गांधी बैठक का हिस्सा होंगे। अभी तक का तो यही दावा है, आखिर में कुछ हो जाए तो पता नहीं। यूपी में अखिलेश कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं दिखते, लेकिन राहुल गांधी के साथ बैठक में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जरूर होंगे हम साथ। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मांगने पर भी नहीं मिला, लेकिन 23 जून को राहुल गांधी के सामने वो भी बैठे होंगे साथ निभाने की वादे के साथ। सवाल पब्लिक का है कि 23 जून को विपक्ष का महागठबंधन बनेगा या विपक्षी एकता की कोशिशें ही बिखर जाएंगी। राज्यों में एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होने के बावजूद विपक्षी एकता की कोशिशों पर एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मुझे पीएम मोदी का एक बयान याद आता है। बीजेपी पीडीपी गठबंधन को पीएम मोदी ने महामिलावट कहा था। सवाल पब्लिक का है कि क्या मोदी को हराने के लिए विपक्ष भी महामिलावट करने को तैयार है, या फिर ये नया प्रयोग होगा जिसमें आपसी विरोध छोड़कर विपक्ष एकजुट हो जाएगा। लेकिन कुर्बानी कौन देगा, क्योंकि बिना इसके तो गठबंधन होना नहीं है। क्या 2024 के लिए कांग्रेस को एडजस्ट करके ममता बनर्जी और अखिलेश कर लेंगे? क्या एक अकेले मोदी पर 2024 में सब पड़ेंगे भारी? क्या यही है आज पब्लिक का सवाल जो पब्लिक पूछ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है दर्शकों की कर्नाटक की विजय के बाद कांग्रेस उत्साह में है। लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस की इलेक्शन मशीनरी उसी तरह से काम करती नजर आ रही है जैसे आमतौर पर बीजेपी की चुनावी तैयारी होती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज जबलपुर में थी। एक तरह से वहां प्रियंका ने विजय शंखनाद रैली करके कांग्रेस के मध्य प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर दी। प्रियंका ने मध्य प्रदेश से वादा किया, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, पुरानी पेंशन स्कीम लागू और किसानों का कर्ज माफ। खास बात यह है कि प्रियंका ने जबलपुर में गौरी घाट पर नर्मदा पूजन भी किया। प्रियंका के कैंपेन का टेंट जो लगाया हुआ था उसमें लोगों का बहुत ध्यान खींचा। उस टेंट के ऊपर एक गधा घूमता हुआ नजर आया, लेकिन आरोपों के मुताबिक पूजन में आरती की विधि विधान में शायद प्रियंका से कोई चूक हुई और बीजेपी ने उन्हें चुनावी हिंदू कहने में देर नहीं की। लेकिन जब कांग्रेस राज्य दर राज्य अपने आप को मजबूत करने की कोशिशें करती दिख रही है, तब विपक्ष का महागठबंधन अगर बना तो उसका स्वरूप क्या होगा, कांग्रेस उसमें क्या जगह लेगी, ये सवाल अभी बाकी है। माफ कीजिएगा।
सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान, जिसमें वो यूपी में 80 में से 80 सीटें अपनी ही आती देख रहे हैं। यानी उनके लिए बीएसपी के अलावा कांग्रेस के लिए भी यूपी में कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा। सुनिए। आपने कहा 80 सीटें हराएंगे तो समाजवादी पार्टी ये शिविर और ट्रेनिंग कराने के बाद कितनी सीटें जीत रही है आपके हिसाब से? जो 80 के 80 वोट हमारे पास है, पार्टी के पास वोट है, वोट मिल ही रहा है। हर कितने से 1000 वोट। स्ट्रेटजी क्या है कि बसपा से इसको टिकट दिला दो, एमआईएम से इसको टिकट दिला दो, ये स्ट्रेटजी है। और अगर आप हमारे पत्रकार साथी हैं, आप केवल 2 ही पार्टियों की एनालिसिस कर लो कि इन्होंने हमारे प्रत्याशियों को हराने के लिए टिकट दी थी कि नहीं दी थी, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। अब अखिलेश बाबू अगर 80 में से 80 सीटें जीत रहे हैं तो यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए तो कोई सीट बची ही नहीं। तो फिर ये जॉइंट गठबंधन में क्या होगा सीटों पर? 23 जून की बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को भी आना है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला कैसे विपक्ष के दलों को ही निशाने पर ले रहे हैं, आप ये भी बयान खुद सुन लीजिए। हमारे दिन केजरीवाल मुसीबत में है तो आज उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? ये आज जो शोर कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आईन को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ये थे कहाँ? हमारा वहां पे डेमोक्रेटिक मर्डर हुआ और इन्होंने चूं तक नहीं किया। क्या इन्होंने तो साथ दिया? कुल मिला के 3-4 पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया होगा। एक डीएमके, एक ममता बनर्जी टीएमसी, लेफ्ट की 2 पार्टियां। इन 4 को छोड़ के मुझे 5वां कोई दिखाइए जिन्होंने कभी भी पूरी तरह से हमारा साथ दिया। अब कांग्रेस का भी नाम नहीं लिया उमर अब्दुल्ला में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यूपी में साथ थे, लेकिन आज कांग्रेस का भी नाम नहीं था। केजरीवाल जी को तो अलग से लताड़ दिया उमर अब्दुल्ला में। अब इस सब के बीच मुझे फरवरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान याद आ रहा है। संसद में उन्होंने कहा था, एक अकेला कितनों पर भारी। 9 साल के शासन के बाद भी मोदी ये कहने का हौसला कहां से लाते हैं? क्या विपक्ष ही उन्हें मौका दे रहा है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी ओबीसी सर्टिफिकेट मिले हैं। बंगाल की ओबीसी लिस्ट में शामिल 169 जातियों में 118 जातियां मुस्लिम समुदाय से ही हैं। यही नहीं, पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, राजस्थान, बंगाल और पंजाब में ओबीसी को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला। उधर बीजेपी शुरू से आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी जैसे नेता मोदी विरोध में देश विरोध करते हैं। सुनिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बयान। मोदी जी का विरोध करते करते तुम देश का विरोध करने लगे। तुम भारत की परंपराओं का, संस्कृति का मजाक उड़ाते हो। आप बोलते हो कि आप भारत छोड़ोगे। आपने तोड़ने में कसर क्या छोड़ी है? क्या कारनामे नहीं किए आपने? जिन लोगों ने नारा लगाया, अफसर हम शर्मिंदा हैं, तेरे खाते जिंदा हैं, उनके साथ तुम जाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हो गए। उधर बंगाल में पंचायत के चुनाव भी हैं और पंचायत चुनाव से पहले जो बंगाल में हो रहा है उस पर बीजेपी तो जो कह रही है सो कह रही है, कांग्रेस पार्टी भी ममता बनर्जी की सरकार पर कई सारे आरोप लगा रही है। अब सुनिए क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। ममता जी के बारे में क्या कह रहे हैं सुनिए। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল পার্টির একটা বলতে চাই যে যদি রক্ত নিয়ে হোলি খেলার ইচ্ছা থাকে তাহলে নির্বাচন করে লাভ কি? বুলেটের নির্বাচন যদি করতেই হয় তাহলে ব্যালটের নামে নাটক করে লাভ কি? এই কংগ্রেস কর্মীর রক্ত কিন্তু আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। এই বাংলা থেকে তৃণমূলকে উচ্ছেদ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই আমরা রাজনীতি করছি এবং করব। কোনোভাবেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে আমরা खूनेर राजनीति करे ये बांग्ला के दखल करते देबो ना। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, 23 जून को मोदी के खिलाफ विपक्ष का महागठबंधन बनेगा या टूट जाएगा? सवाल नंबर 2,
कांग्रेस टीएमसी जैसे दल राज्यों में अलग अलग हैं, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ आएंगे क्या? बंगाल में रोहिंग्या को ओबीसी सर्टिफिकेट मिलने जैसे आरोप क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर उदित राज, नेता है कांग्रेस पार्टी के, अमीक जमाई, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, दानिश कुरैशी, प्रवक्ता है एआईएमआईएम के, डॉक्टर मानव जायसवाल, प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल मानव जायसवाल जी आपको, पंचायत चुनाव जुलाई में है, आज से ही तलवारें खींची हुई हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा वो आपने सुन लिया। अब क्या 23 जून को जब साथ बैठेंगे तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोस्ती का हाथ एक दूसरे से बढ़ा लेंगे? यहां पर तो कोई किसी की छोड़ नहीं रहा जान पंचायत चुनाव को लेकर के, बंगाल जल रहा है, इसके बीच में दोस्ती कैसे होगी? जरा आज देश को समझा दीजिए मानव जी। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है नाविका जी। और जहां तक अधीर रंजन जी की बात है, देखिए पूरा देश जानता है कि उनकी जो अलग अलग बयानबाजी रहती है ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस भी शायद उनको उतनी सीरियसली नहीं लेती, लेकिन जहां तक बात है जो भाजपा बोलती है, देखिए भाजपा के पास ऑलरेडी वो हार चुकी है। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है जो जाके बूथ में जाके जो बैठ सके, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है जो नॉमिनेशन फाइल कर सके। और ये जो बयानबाजी होती है ना, कि ये डर नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि उनकी लाचारी है, क्योंकि वो जानते हैं कि भैया हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो कैंडिडेचर है नहीं। भाई ऊपर में बोल दो, हमारे जो सरदार बैठे हैं, हमारे जो राजा बैठे हैं, दरबारी है, भैया प्रणाम हुजूर, हमारे पास तो ऐसा अत्याचार हो रहा है, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अब आप ही कुछ करिए, आप ही कुछ जुगाड़ लगाइए। देखिए भाजपा के जो श्रेष्ठ नेतृत्व जो लोग हैं ना, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे प्रधान प्रचारक जी, ये बहुत सीधे लोग हैं, बहुत ही सीधे लोग हैं। इनको बेवकूफ बना दिया है। देखिए खेला हो गए, शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया है, क्यों बता दिया कि भैया ये इलेक्शन भी हम हारने वाले हैं, भैया मुंह को बचाना है तो भैया आप कुछ ऐसा कुछ कर दीजिए कि भाई पूरा देश को पता चल जाए हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। और अगर यहाँ पे डेमोग्राफी अगर बदल रही है या कुछ हो रही है तो भाई केंद्र सरकार कर क्या रही है? वो क्या हाथ में हाथ डाले बैठी हुई है? ये एमएचए क्या कर रही है? कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैंने ये इसमें भी निकम्मे है, मैंने इनको ये भी नहीं हो रहा है। पर बीजेपी के साथ तो आपको महागठबंधन बनाना नहीं है, बनाना तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब लोकसभा में जो सबसे बड़े नेता है उनको ही अगर आप कह रहे हैं कि उनकी कोई चलती नहीं है और कांग्रेस में उनको भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो फिर अजय आलोक जी इसको आप क्या कहेंगे? ये कौन सा महागठबंधन है? अधीर रंजन जी जो बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, लोकसभा में सबसे बड़े नेता हैं, उन्हीं को टीएमसी ऐसे कह रही है, दोस्ती कैसे होगी? इकलौते। हाँ, दूसरा एक एमएलए जो जीता था उसको भी आपने ले लिया तृणमूल में। वो इनसे बड़ा नेता है, उनसे बड़ा नेता है, ये उनसे बड़े नहीं है, ये बहुत पुराना चल चरित्र है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए कितने सीरियसली और कितने संजीदा बयानबाजी वो करते हैं। नविका जी आपको पता है, आपको पता है। नहीं यार आपसे नहीं बोल रहे, हम नविका जी से बात। उदित राज जी ये सुनिएगा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अजय आलोक जी, अधीर रंजन जी के लिए है नविका जी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द रेस्ट ऑफ द कांग्रेसमैन। अच्छा ठीक है, ये एक और लेयर आ गया है। अजय आलोक जी, अधीर रंजन जी अलग है लेकिन कांग्रेस अलग है, तो अधीर रंजन जी जो कहेंगे उस पर तृणमूल कांग्रेस नहीं बिगड़ेगी, लेकिन दोस्ती कर लेगी राहुल गांधी के साथ। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? देखिए नविका जी, आपके दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है, ये कोई महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है, क्योंकि सारे के सारे लालची हैं और लालची की दुनिया में ठग भूखा मरता नहीं है। तो ये एक दूसरे में होड़ लगी हुई है कि कौन किससे बड़ी ठगी कर सके। अधीर रंजन जी ऐसे नहीं है, उनके लिए है, कांग्रेस के लिए नहीं है। सवाल आपने उनसे पूछा, ये ले आए भारतीय जनता पार्टी को, ये ले आए भारतीय जनता पार्टी को। डेमोग्राफी पे आपने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन मन में चोर है तो बोलने लगे कि डेमोग्राफी नहीं बदल रही है, एमएचए क्या कर रहा है। किससे सवाल पूछा था आपने डेमोग्राफी पे?
मन में चोर है ना, दुधारू आप डिबेट में नहीं थे, पिछले डिबेट में पूछा, इसमें नहीं पूछा। एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपको तो प्यार है ना, दुधारू गाय का लात खाने का शौक आप, अरे भाई दुधारू गाय का लात खाने का शौक खाते नहीं है, आपको इसीलिए तो डेमोग्राफी बदल रही है, इसीलिए डेमोग्राफी बदल रही है। और जिस तरह से बंगाल की जनता को आप बीच में बोलेंगे तो फायदा क्या है? इस तरह से आप बीच में चिल्लाएंगे, ये आपकी कमाजोरी दर्शाता है। आप सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे बीच में नहीं बोल रहे। हाँ, फायदा है ये है। मानव जायसवाल जी, मैं पहले के 60 सेकंड हर पार्टी को बोलने का समय देती हूँ, उसमें इंटरप्शन नहीं होती। अब आपने तो पूरे डेमोग्राफी वाली बात करी थी ना, इन्होंने सुना नहीं, दूसरी जगह से आया ना, इनको सुना दीजिए, आपका प्रश्न इनको रिपीट कर दीजिए। मैं किसी जो पार्टियों को आपस में एक दूसरे को कहना है वो कहें, लेकिन अपने अपने समय में कहें। मैं इतना कहना चाहती हूं और ग्राउंड रूल में इतना कह दूं कि पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल अटैक्स मत कीजिए। ये बात है देश की, ये बात है राजनीति की, तो राजनीति और देश के हित में जो बात करें वो करें। अजय आलोक जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये ठग बंधन है जहां एक दूसरे को लोग ठग रहे हैं। गठबंधन उठबंधन यहां होना नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहती है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी हमसे सीख रही है, जब वो फ्री बस की स्कीम राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं तो। उसी तरह टीएमसी और कांग्रेस का क्या संबंध है ये आप देख ही रही हैं। बीच में आ गए सबसे बड़ी पतवार लेके नाश कुमार जी, वो इस नाव को चला रहे हैं कि नहीं आपस में मिल जाइए, बैठ जाइए, कुछ बातचीत हो जाए। तो मेरा यही कहना है कि सारे भ्रष्टाचारी जुगनू एक साथ बैठ के टिमटिमाएंगे तो कर क्या लेंगे? करें ना मीटिंग 23 तारीख को, उसी मीटिंग में कहीं सिर फुटवल नहीं हो जाए, उसी की देख लीजिएगा। ओमर अब्दुल्ला क्या कह रहे थे अभी आपने सबको सुना ही दिया। तो वो मीटिंग का क्या होगा हश्र, हम लोग भी देखेंगे, देश भी देखेगा। और इस तरह से किस लिए इकट्ठा हो रहा है, लाइन से गिनाता हूँ। आप देखिए इनके कारनामे एक से एक। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड में बेल, कोर्ट में मामला चल रहा है, कभी भी सजा हो सकती है। टीएमसी शारदा नारदा से लेके पता नहीं क्या क्या, 3 मंत्री जेल में, हजारों करोड़ रुपए पकड़े गए, कभी भी कुछ हो सकता है। उसके बाद तीसरा कौन, आरजेडी, कौन लालू राबड़ी मीसा तेजस्वी, सब बेल पे, कभी भी कुछ हो सकता है। आई चौथी पार्टी है ना, डीएमके, घोटाले की कोई कमी नहीं, एनसीपीडीपी आप बार बार ये कह रहे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है। इसमें क्या कोई आप अल्टीमेटम दे रहे हैं? अदालत से सजा हो सकती है, अदालत से अच्छा नहीं मैं कह रहा हूं अदालत से सजा हो सकती है। मैंने सोचा शायद कोई ईडी सीबीआई का महागठबंधन आप भी बना रहे हैं। ईडी सीबीआई के कारण तो ये महागठबंधन बन रहा है, क्योंकि इनको डर लग रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि सत्ता में आए तो सत्ता की शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करके केस को अपने फेवर में करेंगे। जिस तरह से लालू जी के केस में 22 साल लगे, 26 साल लगे जजमेंट लाने के, उसी तरह से लटकाना, भटकाना और अटकाने का काम शुरू हो जाएगा। इसीलिए नहीं। इनको क्या मतलब है देश से, देश के विकास से और बाकी चीज से? मतलब चलिए उदित राजी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि चुनौती देनी चाहिए, विपक्ष को पूरा हक है कि वो चुनौती दे। मोदी सरकार को 9 साल हो गए हैं और हर विपक्षी दल को तैयार रहना चाहिए कि चुनाव में वो किस तरह का चैलेंज दे सके जो सरकार चल रही है। लेकिन ये चैलेंज होगा कैसे? आपने अभी सुना ओमर अब्दुल्ला केजरीवाल के बारे में क्या कह रहे थे। केजरीवाल जी छोड़िए, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो पार्टियां उनके साथ रही हैं वो डीएमके हैं और लेफ्ट की दोनों पार्टियां हैं। उन्होंने तो कांग्रेस का भी नाम नहीं लिया, जबकि कांग्रेस के यूपीए के 10 सालों के कार्यकाल में वो साथ बने रहे थे आपके। अब कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ आपने अखिलेश यादव जी को सुना, वो कह रहे हैं 80 की 80 सीटें हमारी आएंगी। तीसरी तरफ आपकी तृणमूल कांग्रेस के साथ जो नोकझोंक चल रही है वो चल ही रही है, सारी दुनिया देख रही है। अब उदित राज जी, इसके बीच में ये प्यार मोहब्बत वाली जो दुकान 23 तारीख की खुलनी है, ये कैसे खुलेगी? यहां तो एक दूसरे को गाली गलौज चल रही है, इधर से आरोप उधर से आरोप चल रहा है, और साथ में खोलना है मोहब्बत की दुकान। कैसे होगा ये सब उदित राज जी? ऐसा है कि भाजपा प्रवक्ता ने पहले ही कह दिया है कि ये ठग गठबंधन है,
ये डकैत गठबंधन की सरकार चला रहे हैं 2014 से। उससे पहले इन्होंने जब डकैत गठबंधन बनाया था तो उसमें से कितने डाकू हैं उसमें। और एक बात है, पीडीपी के साथ में सरकार बना सकते हैं जो समान विचारधारा के नहीं हैं। और जिनको ये कहते थे, जिनके लोगों ने जेएनयू में जाके हिम्मत नहीं हुई कि पीडीपी के खिलाफ ये जांच कर सके। दूसरी बात है कि अगर मतभेद कुछ मुद्दों के पर नहीं रहेंगे तो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में क्यों नहीं आ जाए। 10 दल एनडीए को छोड़ चुके हैं अभी तक। शुरू कहाँ से किया था? 26 से शुरू किया था, 16 तक आ गए। इनके लोग छोड़ के चले जाएं तो कहीं कोई चर्चा नहीं होती। ये दूसरे के गठबंधन को ठग गठबंधन कहेंगे। ये तो डकैती करते हैं। ये जिसको अपने साथ लेते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। शिवसेना को लिया बर्बाद कर दिया, अकाली दल को लिया बर्बाद कर दिया। जो इनके साथ गया वो उसको ठग लेते हैं और ये डकैती कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े मुश्किल से लोकसभा में जो अपना दल है इन सारे लोगों को मिला सके, इसलिए कि वो जानते हैं कि बीजेपी जिसके साथ में गठबंधन किया उनके ऊपर डाका डालेगी। अभी क्या चल रहा है हरियाणा में? जेजेपी का क्या है? जेजेपी टूटना चाह रही है। कौन इनसे खुश है? इनसे खुश कौन है बताइए? एक वाजपेयी जी थे जो एक एनडीए बनाए थे। वाजपेयी जी के समय में सारे धड़ों को एक सम्मान मिलता था। आज है कौन? सबको इन्होंने खत्म कर दिया और बचा कौन? इसीलिए बीजेपी के साथ कोई आने को तैयार नहीं है। और नविका जी मैं बता दे रहा हूँ, ये 200 से ज्यादा आगे जा नहीं पाएंगे। जो भी करना हो करें। चलिए वो तो 200 से ज्यादा आगे जा नहीं पाएंगे विनिंग सीट्स पर, लेकिन अगर आप 23 तारीख को चले गए पटना तो आपको तो 200 से ज्यादा सीटों पर लड़ने कोई नहीं देगा। जीतेंगे आप जितने भी, वो तो बाद में तय होगा। 200 से ज्यादा तो आपको कोई लड़ने नहीं देगा। अमीक जमाई से मैं सवाल पूछती हूँ। पड़े हो नहीं, मैं आपके पीछे कहाँ पड़ी हूँ? मैं बहुत इज्जत करती हूँ भैया। आप क्या किया जाए? आप 550 की 550 सीट लड़िए, जीतिए। मैं तो आपका स्वागत करती हूँ उदित राज जी, मैं आपके पीछे नहीं पड़ी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि 450 सीटों पर 450 सीटों पर एक विपक्ष का कैंडिडेट होगा। एनडीए ने अपने सारे धड़े को बर्बाद कर दिया। एनडीए को हरा दीजिए सर, छोड़ दीजिए। आपको बता दूं नविका जी, एनडीए को छोड़ दीजिए। आप अपनी जीतने की स्ट्रेटेजी बनाइए। है अपना दल है। ये जो छोटे छोटे दल हैं ये अपने आदमी को टिकट दिलवाते हैं कि जाकर के टिकट ले लो। वो केवल एक टिकट देते हैं, एक परिवार को देते हैं। इतने बड़ा डकैती करते हैं। डकैतों का गठबंधन है। हमारा तो ठगबंधन नहीं है, लेकिन इनका डकैत का गठबंधन जरूर है। चलिए अमीक जमाई जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी तो कह रहे हैं 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, तो कितने दे रहे हैं कांग्रेस को? नाविका मैम, ये जो राष्ट्रीय दुख जो आपको है कि सीटें कितनी किसको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मैं निवेदन करता हूं कि आप इससे मुक्त हो जाइए। और सीटें क्या होंगी क्या नहीं होंगी, गठबंधन पहले होगा, गठबंधन बाद में होगा। लेकिन आप समाजवादी पार्टी के बारे में जानती हैं कि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी भी इस देश की फैशिस्ट सांप्रदायिक शक्तियों से कोई समझौता नहीं किया। और जब भी यूपीए 1 में, यूपीए 2 में जब जरूरत पड़ी, एक कॉमन मिनिमम टर्म के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया। और उसके हमारे सामने दो नजीर सामने हैं। एक यूपीए 1 की सरकार है जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी शामिल थे, समाजवादी पार्टी शामिल थी। इस देश को क्या फायदा हुआ? इस देश को फायदा हुआ कि उनको आरटीआई मिला, उनको लैंड एक्विजिशन एक्ट मिला। आज जो करोड़ों लोगों को राशन मिलता है, फूड सिक्योरिटी का बिल आया। इस देश के किसानों के लिए लेफ्ट ने, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को फोर्स किया कि आप लैंड एक्विजिशन एक्ट में आप उनकी मदद करिए। और गांव का जो हमारा ग्रामीण भारत है उसके लिए एनआरजीए का एक एक्ट आया जिसके तहत रोजगार गारंटी का कानून आया। एक तो ये नजीर है जो समाजवादी पार्टी के साथ थी। दूसरी नजीर है एनडीए की सरकार। 2014 से आप आ जाइए 23 में, नरेंद्र मोदी की जो
पूरी इमेज है इस देश में सबसे बदनाम प्रधानमंत्रियों में हुई है कि इन्होंने तो कॉर्पोरेट जो पैदल सेना बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोचिए कि इस देश में फार्म बिल के मामले में किसानों के साथ विश्वासघात, 2 करोड़ जो नौजवानों के साथ वादा था रोजगार का, निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में बोला, युवाओं के साथ विश्वासघात। इस देश में महिलाएं 33% आरक्षण, आपको याद है नाविका जी, आप बहुत समर्थन करती थी। आप आरक्षण की बात महिलाओं के लिए आप आरक्षण की बात तो ना ही करें, क्योंकि हर बार समाजवादी पार्टी ने वो वाले बिल फाड़े हैं और मैं पार्लियामेंट में रही। लेकिन अमीक जमाई जी, मुझे बड़े दुख के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि आप कह रहे हैं राष्ट्रीय दुख है मेरा। आप राष्ट्रीय दुख और राष्ट्रीय कर्तव्य में कोई फर्क नहीं समझते। मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है जानना कि क्या ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी है और क्या सत्ता पक्ष की स्ट्रैटेजी है। मैं रिपोर्टिंग करती रही हूं और करती रहूंगी। आपको अच्छा लगे या ना लगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ पे अग्रसर रहूंगी। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब अमीक जमाई जी अखिलेश यादव के बयान पर तो कुछ बोले नहीं, गिनाने लग गए 2004 से 2009 में क्या हुआ। ये जो फ्लैशबैक जब लोगों को आने लग जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और इनको राष्ट्रीय दुख और राष्ट्रीय कर्तव्य एक पत्रकार में कोई फर्क ही नहीं पता। क्या आप समझते हैं मैंने गलत सवाल पूछा? अगर मैं पूछ रही हूँ नविका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आपसे। उन्होंने कहा भी तो कौन सा सवाल कहा? महिला आरक्षण। आप कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। कौन कह रहा था कि महिलाओं को देखकर क्या करेंगे, सीटी बजाएंगे, क्या करेंगे, कैसा माहौल होगा? कौन कह रहा था? अब उनका भी नाम टीवी पर लेना चाहिए क्या? अब नहीं लेना चाहिए, आज की बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। मुझे लगता है कि यह बड़ा विचित्र तरीका हो गया है कि राजनीतिक दलों को अपनी जमीन नहीं मिल रही है। राजनीतिक दल जनता के साथ अपना कोई भरोसे का कार्यक्रम नहीं चला पाते हैं, तो उनको एक तरीका सूझता है कि सीधे मीडिया पर हमला कर दो, सीधे। ये राष्ट्रीय दुख नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि अगर इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मोदी को हराना इतना जरूरी है तो भैया कैसे लड़ोगे, क्या करोगे, कौन सा समझौता होगा? और ये जानना हर मीडिया की जिम्मेदारी में शामिल है। का अगला प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है? मुझे लगता है कि अमीक जमाई जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। आप बड़े दुखी रहते हैं, आपका दुख बड़ा भयानक है कि कहीं भी बोलना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा तो सभ्यता रखिए, जोश में रहते हैं, थोड़ा तो सभ्यता से रहिए। आप बोलते बीच में बहुत है, आपके बीच में तो कोई नहीं बोला। थोड़ा दुखी आप ही हैं, इतना दुख मत रखिए जीवन में, थोड़ा बजरंग दल दुख कम करिए। मैं चुप होता हूं, आप बोलिए। आप इतना जोश में क्यों रहते हैं? कमाल है। आप चाहते हैं कि सब बेहोश रहें, जोश ना हो। कौन कहेगा इस देश में जोश ना हो? आप चाहते हैं सब बेहोश हो जाएं। आप अखिलेश जी जो कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा 80 में से 80 सीटें आएंगी, लेकिन अजय आलोक जी, अखिलेश जी कह रहे हैं 80 में से 80 सीटें आएंगी। तंज अमीक जमाई मुझ पर कस रहे हैं। अरे कस लीजिए, कई पार्टियां आई, कई पार्टियां गई, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। मैंने तब से अपनी पत्रकारिता की है, तब से अपनी पत्रकारिता की है जब नरसिम्हा राव जी की सरकार होती थी। तो कई पार्टियां आई, कई गए, कई गठबंधन बने, कई टूटे। तो मुझे आप मेरा कर्तव्य ना बताएं, आप अपना देखिए कि कहां से फेविकॉल मिलेगा। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, फेविकॉल सोर्स करने में कम समय लग रहा है इनको और हमें कह रहे हैं हम कन्फ्रंटेशन करा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से हमने बुलवाया, अखिलेश यादव जी से हमने बुलवाया, अधीर रंजन चौधरी से क्या हमने बुलवाया, तृणमूल कांग्रेस जो कह रही है वो क्या हमने बुलवाया? ये क्यों सिर्फ पत्रकारों पर पीछे पड़ जाते हैं? ये बात आज तक समझ में नहीं है। अजय भाई समर्थन जी, देखिए जब व्याकुल भारत लोग बनते हैं ना तो इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। अजय भाई से आपको समर्थन चाहिए? नहीं, जब व्याकुल भारत लोग बन जाते हैं तो इसी तरह की व्यथा निकल के आती है। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको सही में प्रॉब्लम है। देखिए व्याकुलता कितनी आगे बढ़ी हुई है। अभी प्रधानमंत्री को कुछ बोल के सुशोभित कर रहे हैं। भारत की मीडिया को भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेना पड़े, सिर्फ 2 शब्द का फर्क है, शोभा नहीं देता है। सुनिए, जब बेटा अपने बाप को अपमानित करे ना तो उसे कहते हैं बदनाम होना, ठीक है ना। जब देश प्रदेश का एक मुख्यमंत्री कहे ना कि रेप की घटना हो जाती है, लड़कों से ऐसी गलती हो जाती है, उसे कहते हैं बदनाम करना।
देखिए आलोक जी, बदनाम में कितना अंतर आलोक है। जी, आपकी नाविका जी के साथ 200 बहस होगी। समाजवादी पार्टी के नाम जैसी भारत चाह रहे थे। सुनिए समाजवादी पार्टी के जैसी नाम होता है ना, वैसे ही बदनाम आ जाता है। यही मैंने कभी नहीं कहा। कहां पे आ गए? मैंने कभी नहीं कहा, ये नीतीश कुमार ने कहा। अरे संघ भारत, आलोक जी आप चाहते थे कि नहीं चाहते थे? बीच में बोलने से कोई मजबूरी थी? आपका पक्ष, आपको किसी ने कनपट्टी पे बंदूक लगाई थी कि बोलो? मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। अमीर जमाई जी, बहस को डिरेल मत करिए, बहस को डिरेल मत करिए। अमीर जमाई जी, लाइसेंस राज तो नहीं है, पर आपको ये भी लाइसेंस नहीं है कि आप जो भी कुछ भी बोले तो आप बीच में बोलेंगे। तो कर्टसी और एक डिबेट की मर्यादा को बनाकर रखते हैं। क्या मैम, संघ मुक्त भारत, आप सोचिए कितनी तकलीफ की बात है ये। चलिए जवाब दे रहे हैं अजय आलोक जी। संघ मुक्त भारत, आपकी इनकमिंग अगर बैंड ना हो तो आप सुन भी लीजिए ना, जवाब दे रहे हैं अजय आलोक जी जवाब। अच्छा ठीक है, बोलिए। जब आपको आईना दिखा रहा हूं तो आप बीच में चीखने लगते हैं, ये कहीं से ठीक नहीं है। आपकी अदावत किससे है किससे नहीं है ये पूरे देश को भी पता है। आप करिए ना भाई गठबंधन, आपने कौन से प्रयोग नहीं किए? आप बुआ के साथ भी गए, 2 लड़के भी साथ में आए, तब भी यूपी में क्या असर हुआ? 4 चुनाव हार के लगातार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। इसी बात की फ्रस्ट्रेशन है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है क्योंकि जनता के द्वारा आप रिजेक्टेड है। अब आ जाता हूं कांग्रेस के भाई साहब पे। हमें कह रहे थे डकैतों का गठबंधन है, जो भाजपा के साथ जाता है बर्बाद हो जाता है। अरे अपना ही उदाहरण ले लीजिए साहब, भाजपा के साथ आए तो कम से कम एक बार सांसद बन गए, जब से भाजपा से निकले तब से कहां कहां क्या दुर्गति हो रही है कोई पूछ भी नहीं रहा है। इसीलिए ये सब बोलना डकैत बंधन है ये वो बंद कीजिए। ठग बंधन तो मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि कौन किसको ठग रहा है। उमर अब्दुल्ला किसको ठगेंगे, कांग्रेस किसको ठग रही है, समाजवादी पार्टी किसको कह रही है। खुलेआम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हम कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक नीति हो चाहे सोशल नीति हो। कांग्रेस ने शोषण किया। हाँ भाई दी, आप 2009 की बात कर रहे थे कि 2004 से 2009 तक हम यूपीए का हिस्सा थे। नहीं थे आपको सोनिया गांधी ने पूछा भी नहीं था 2004 में सरकार बनाते वक्त। 2009 में न्यूक्लियर डील जब हुई थी, लेफ्ट हट गई थी, तब आप आए थे ब्लैकमेल करके समर्थन। ब्लैकमेलिंग क्या हुई थी? आय से अधिक जो केस है मुलायम सिंह यादव अखिलेश पे, उसको हल्का कर दीजिए। यही हल्का हुआ था केस, इसलिए आप कभी पार्ट ऑफ द यूपीए नहीं थे। सोनिया गांधी तो आपने हल्का कर दिया, आज फिर उसी कांग्रेस के पास तो आपने हल्का कर दिया क्या? मान्यवर दानिश कुरैशी जी बोले नहीं है, बोलने का हक उन्हें भी दीजिए। आप सारे डरे हुए हैं कि इस देश में संविधान नहीं चल रहा। संविधान में हक दानिश कुरैशी जी का भी है। दानिश कुरैशी जी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये 23 तारीख का जो महागठबंधन है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये मीडिया, हम प्रेस वाले उत्तेजित कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला को केजरीवाल के खिलाफ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस को, अखिलेश यादव को कांग्रेस के खिलाफ, या ये खुद ही हो रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है नाविका जी, दरअसल जिस तरह से पूरे राष्ट्र की स्ट्रैटेजी बननी चाहिए वो कहीं ना कहीं कामयाब होती अभी हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जो मुद्दे होने चाहिए थे उन मुद्दों पर फोकस करने के बजाय कौन सी पार्टी या किस पार्टी के मुखिया किस तरह का रोल निभाएंगे, अभी लड़ाई इस पे हो रही है। जबकि अगर 20 साल अगर कोई बात हम कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर मोदी शासन में जिस तरीके की परेशानी की विपक्ष बात कर रहा है, तो विपक्ष के मुद्दों को अगर वाचा मिलेगी, अगर उनको कहीं मौका मिलेगा सुनने का, तभी मुझे लगता है कि तमाम विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एक साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। अभी तो ये जो पूरी लड़ाई है, ये मुझे लगता है कि विपक्ष तो एक तरफ खड़ा है और आम आदमी की जो परेशानियां, देखिए हमने जब 9 साल पहले 9.5 साल पहले मोदी जी के शासनकाल में शुरू किया था, तब हमने बात की थी कि भाई महिलाओं की, किसानों की, उसके बाद तो नोटबंदी की, फिर उसके बाद और दूसरी सारी जो परिस्थितियां का निर्माण हुआ, जो आंदोलन चले, किसानों का जो मुद्दा हुआ, वो अभी देख रहे हैं हम ये किस तरह एथलीट्स जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इन सारे मुद्दों को, ये आम आदमी को असर करने वाले मुद्दे हैं। अपने अपने प्रदेश में अगर ताकत के साथ कहीं ना कहीं विपक्ष खड़ा होकर एक साथ दिखेगा, तभी आप नतीजे आएंगे। अगर कुश्ती पहलवानी चलती रहेगी तो मुझे लगता है कि इतना इजी नहीं है जितना अभी के हाल फिलहाल दिखाई। लेकिन विपक्ष आपको तो गिन ही नहीं रहा।
आप ना 3 में ना 13 में। देखिए, वो गिने न गिने, हम अपनी कोशिश के साथ पूरे मैदान में जितनी भी हमारी ताकत है उस ताकत के साथ मैदान में निकलेंगे। अवाम जो भी फैसला करेगी वो शेरो मान्य होगा, इसमें कोई दो राय। मैं उदित राज जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस ने जीता, हिमाचल का चुनाव कांग्रेस ने जीता। अब ये बताइए कि क्या 23 तारीख का जो गठबंधन की जो एक मीटिंग है, इसमें कांग्रेस बड़ा रोल प्ले करेगी या पीछे से सपोर्ट करने का रोल प्ले करेगी? कांग्रेस क्या करेगी और उसे क्या करना चाहिए और बाकी विपक्षी दलों को क्या मौका देना चाहिए, इस पर कांग्रेस की क्या राय? देखिए नाविका जी, आपने मूल्यांकन तो पहले ही कर दिया है, सवाल नहीं किया आपने मूल्यांकन कर दिया कि अधीर रंजन चौधरी ये कर रहे हैं और मुफ्ती उधर से फारूक अब्दुल्ला ये कर रहे हैं, ये कैसे चलेगा? तो आपने तो मूल्यांकन कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अमीर जमई जी ने राष्ट्रीय दुख कहा तो गलत क्या है? आप किसी दूसरे का मूल्यांकन करें, आपका भी करने का अधिकार तो है। या तो आप सवाल करें और जवाब दूसरा दे। तो आपको ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जाते हैं, ये विश्लेषक के रूप में क्यों आते हैं? आप भी भाजपा प्रवक्ता, आपसे बेहतर तो आलोक जी नहीं बोल सकते, हर्षवर्धन जी भी भाजपा प्रवक्ता। अरे सीधे कहो ना भाई, कोई मुद्दे की चर्चा करते हैं। जी, अगर आप ये बताइए किसी मुद्दे की चर्चा करते हैं, मैं आपकी बात काट देती हूँ तो आपको इतना गम क्यों होता है, इतना दुख क्यों होता है? मेरे पर आप अपने तर्क से मेरी बात काटिए। मुझे नाविका जी गम नहीं है। आप रोज मुझे किसी पार्टी का मेंबर बना देते हैं, मुझे बनना होता तो मैं बन जाती, मैं आपकी इजाजत की इंतजार ना करती। कम से कम इन लोगों की आवश्यकता नहीं है। हस्तक्षेप करने का मौका दिया आपने, हमें नहीं दिया। आप हमें नहीं दे रहे। भाजपा प्रवक्ता 4 बार 5 बार हस्तक्षेप करें। भाजपा प्रवक्ता ने अभी कहा कि मैं बीजेपी ने मुझे एमपी बना दिया। तो मेरे दोस्त, बीजेपी उसके पहले दलितों की वोट पाती भी नहीं है। हम आंदोलनकारी हैं, हम अपने चॉइस से हैं। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की मैं गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनकी सुन लीजिए। अरे आप पहले सुन लो यार, अरे पहले सुन लो, बीच में मत बोलो। मैं नहीं बोलता हूँ बीच में, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। गलत बात असम में मत बनिए, उदित राज जी बोलने, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं नहीं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं संयम बरतता हूँ। और देखिए ऐसा है, चाहे नोटबंदी है, मैं सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ। जजेज की नियुक्ति के मामले में SC ST के नहीं थे, हमने सवाल सरकार से पूछा। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वो जो महिलाओं को अपन मंदिर में बराबरी का अधिकार था, वो मैंने कहा कि गलत है, सुप्रीम कोर्ट का महिलाओं का अधिकार होना चाहिए था। हमने GST बैड GST के बारे में मैं अपनी सरकार के खिलाफ बोला हूँ। तो मेरी जब सरकार के खिलाफ बोला हूँ आलोक जी, तो मुझे उम्मीद है वो जानते हैं कि मुझे पसंद नहीं करेंगे हमें। मैं ये नहीं कहता हूँ, ये मैं एक वैचारिक व्यक्ति हूँ और मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बता सकता हूँ कि किस तरह से मुझसे नेगोशिएशन हुआ था, किस तरह से ले गए थे। मैं बीजेपी में एक दिन नहीं था, न बाद में न पहले, मैं सीधा संसद में गया हूँ। मैंने दोस्त अपना वोट दिलवाया, ऐसे बेकार आदमी नहीं हूँ। और हमने कहीं ज्यादा ही आसान किया है, एक बात। दूसरी बात है कि वोट हमारा ले लेंगे और एक टिकट भी नहीं देंगे। अपने समाज की आवाज उठाने के लिए मैं गया था, बीजेपी के नीतियों के लिए नहीं गया था। इतना आपको बीजेपी इस समय क्यों कांटेक्ट कर रही है तमाम धड़ों के बारे में? चाहे अपना दल हो, निषाद पार्टी ने उधर कह दिया कि नहीं मैं तो अलग लड़ूंगा, उधर साहनी का अलग है। बीजेपी भी तो ट्राई कर रही नविका जी, जिस तरह से कांग्रेस और नीतीश कुमार जी। हम ट्राई करें गठबंधन बनाने का, ठगबंधन ये ट्राई करें, इनके लोग छोड़ के चले जाएं, तो उसके ऊपर न नविका जी पूछे और न कोई सवाल होता है। तो कोई तो सवाल इसके ऊपर पूछे। और अब अकाली दल से फिर से गठबंधन जोड़ने का BSP के साथ चली गई थी ना,
तो एक कभी सवाल हुआ कि भाई पहले अकाली दल बीजेपी का था, फिर विधानसभा में बीएसपी के पास चला गया, अब फिर से अकाली दल का, इस पर कभी सवाल? आपको खता केवल कांग्रेस में विपक्ष में दिखता है और आप तो एक आपके भी कई गठबंधन हुए हैं उदित राज जी, लेकिन अजय आलोक जी सवाल आपसे सीधा है, सवाल आपसे सीधा है कि लोग आपको भी छोड़कर जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो आपका फेलियर अगर नहीं है तो आप इनके फेलियर गिनाने क्यों सामने आते हैं? ये इस सवाल का जवाब दे दें। नविका जी, हमारे पास काम नहीं है क्या? हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है कि ये गठबंधन करें, हम उस पर टाइम वेस्ट करें? वो तो आपका डिबेट है, तो हम लोग को अपनी राय रखनी है, लेकिन हम लोग को कोई शौक नहीं है कि कांग्रेस क्या कर रही है नहीं कर रही है उस पर अपनी टिप्पणी दें। भैया करिए ना, किसने मना किया? और बेकार मतलब कि व्यक्तिगत कुंठा क्यों निकाल रहे हैं आप कि मैं बीजेपी में ऐसे नहीं गया वैसे नहीं गया, समाज का वोट ये वोट? आपको पता ही है बहुत अच्छी तरीके से कि आपके जाने के बाद भी उसी सीट, आपकी उसी सीट पे बीजेपी पहले से भी ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीती। अब फिर बीच में बोलना, अभी तो आपने बोला कि मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, अभी आपने कहा कि मैं बीच में नहीं बोलता हूं, अभी आपने कहा मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैं संयमित रहता हूं, तो संयमित रहिए। आज देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के आपने सवाल शुरू किया, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब अच्छा ठीक है, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो क्या अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के समाज का समर्थन बीजेपी को नहीं है? क्या बात आप कर रहे हैं? दूसरी बात, पूर्ण गठबंधन पूर्ण बहुमत होने पर जो 1984 में अंतिम बार कांग्रेस पार्टी को आई थी, आज तक कभी किसी कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी को अपने मंत्रिमंडल में लिया? नहीं लिया। 2014 2019 दोनों बार पूर्ण बहुमत था हमारे साथ, हमने न सिर्फ अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में लिया बल्कि उनका पूरा सम्मान किया, जो आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं की। अपने आंतरिक कारणों के कारण कोई हमें छोड़ के जाता है तो ये उनकी परेशानी है, क्योंकि हम तो अपने दम पर हैं, हम पूर्ण बहुमत में हैं, उसके बावजूद भी हम गठबंधन करते हैं क्योंकि हम सहयोगियों का सम्मान करते हैं। लेकिन अपनी कुंठा में किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, उसके चक्कर में कोई हमें छोड़ के जाए तो ये उनकी समस्या है, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की समस्या नहीं है। आपकी कुंठा अगर नरेंद्र मोदी से है तो आप उसको अपने पास रखिए, लेकिन एक बात आप जानिए कि हर कोई नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं बन जाता। जितने प्रधानमंत्री पद के उम्मीद पाले हुए लोग हैं उनको पहले यह समझना चाहिए कि अकूट राजनीति में राष्ट्र सेवा करके 52 वर्ष की उम्र तक सत्ता को चिमटे से भी नरेंद्र मोदी ने नहीं छुआ था, और जिस दिन से सत्ता में आए उस दिन पिछले 20 वर्षों से, चाहे वो गुजरात हो चाहे देश हो, एक एक नया कीर्तिमान रचते जा रहे हैं। इसीलिए जनता चुनती है और इसीलिए जनता के प्रति उनका मोह है, सम्मान है। चलिए, तो सवाल पब्लिक के बहुत आ रहे हैं। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, जब विपक्ष प्रधानमंत्री के चेहरे पर सहमत नहीं है तो ये कैसी एकता? ऐसे गठबंधन को जनता वोट क्यों दे जिसका एजेंडा प्रधानमंत्री बनाना नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री को हटाना है? इसका जवाब दीजिए मानव जायसवाल जी, जनता का सवाल है। देखिए नाविका जी, जो भी जनता के सवाल आ रहे हैं वो जनता जनार्दन है हमारी, वो सवाल कर सकती है, लेकिन पता नहीं उनको, जो भी हमारे बंधु है उन्होंने देखा है कि भाई प्रेस आज तक मोदी जी से सवाल नहीं कर पाई। आप नाविका जी के चैनल पे आते हैं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सब जवाब देंगे, मोदी जी जवाब नहीं देंगे। अभी हम सुन रहे थे अजय आलोक जी को, गलती हो गई, बीजेपी को कोई छोड़ के नहीं जाता है, बीजेपी सबको काबिज कर लेती है। देखिए भाजपा का क्या है, अकाली दल हो जाए, शिवसेना हो जाए, यहाँ पे झारखंड में था, फिर हर जगह जहां जाए इन्होंने दोस्त बनाए हैं, दोस्त को पीठ में छुरा भोंका है, देश के पीठ में छुरा भोंका है, महंगाई के नाम, अच्छे दिन के नाम पे महंगाई का छुरा भोंका है। कांग्रेस तो नहीं भोंकेगी छुरा आपके पीठ में। अभी तो आपको बीजेपी से तो दोस्ती करनी नहीं है ना, आपको तो अलग गठबंधन बनाना है। और सब लोग, हर्षवर्धन जी, सब लोग पत्रकारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर हैं, इन्हें हमसे थोड़ी जीतना है, इन्हें तो बीजेपी से जीतना है ना। ये हमारे पे कटाक्ष क्यों करते हैं? नविका जी, अजय आलोक जी, ये भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। हर्षवर्धन जी, आपके लिए गलती हो गया, नाविका जी अजय आलोक जी को पूछ रही थी। नहीं, मानव जायसवाल जी, मुझे क्या पूछना है, किससे पूछना है, कब पूछना है, ये मैं खुद तय करती हूँ। मुझे किसी रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तो आप मुझे रिमोट कंट्रोल ना करें तो बेहतर रहेगा। हर्षवर्धन मेरे कॉलीग है, मेरे सीनियर कॉलीग है प्रोफेशन में, मैं उनसे पूछ रही हूं तो पूरे होशो हवास में पूछ रही हूं। मुझे लगा भाजपा का प्रश्न गलती से चला गया। जी, एक बात बहुत जिसको कहते हैं कि दर्शकों को सुनना चाहिए
पूरा विपक्ष कह रहा है कि मीडिया सरकारें बनाए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है क्या? मीडिया की भूमिका सरकार, विपक्ष, जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है और तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। न हमें भाजपा की सरकार बनानी है न किसी विपक्षी दल की, लेकिन जब इतने अंतर विरोध वाले लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो मीडिया तो सवाल पूछेगी भैया मुद्दे पर क्यों नहीं आ पाते हो? और मुद्दे भी क्या, आपको तो यह भी नहीं पता है कि किस मुद्दे पर कहां बात करनी है। आपका नेता विदेश में जाकर कह रहा है कि देश में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। आपका नेता सिखों के लिए ऐसी बात कर रहा है। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, आप मानव जी नेता माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो सबसे बड़े नेता वही है। और आप कह रहे थे भी अधीर रंजन की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं, कोई सुनता नहीं, यानी कांग्रेस के लोकसभा में नेता को आप कह रहे हैं, कांग्रेस के लोकसभा के नेता को आप कह रहे हैं कि उसकी हैसियत नहीं। हम पत्रकार तो हैसियत मानते हैं, आप भी जनप्रतिनिधि बनकर आएंगे। सीबीआई डायरेक्टर के चयन के टाइम अधीर रंजन चौधरी को बुलाया जाता है वहां मीटिंग में चीफ जस्टिस के साथ। ये बड़ा हास्यास्पद मानव जी को नहीं बुलाया जाता है, मानव जी के पार्टी से कोई नहीं जाता, अधीर रंजन चौधरी जाते हैं। ये जहां पे भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन चाहिए होता है किसी भी पैनल पर, आप हमें समझा रहे हैं भैया ये सारी चीजें संसद में हमने देखी हुई हैं, आपसे ज्यादा हमें ये पता है, हमने ये सारी मीटिंगें अटेंड की है। लेकिन पब्लिक के और सवाल है। अशोक सिंह का पंचकुला हरियाणा से सवाल है, मध्य प्रदेश में हनुमान जी की गदा और कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन, दोनों एक साथ कैसे होगा? देव कुमार तिवारी का लखनऊ से सवाल है, क्या बीजेपी की हिंदुत्व की पिच पर विपक्ष भी खेलने की कोशिश कर रहा है? अमित चमाई जी इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, आपने माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में जो बात कही, मैं संजय जी उसका जवाब देना चाहता हूं। इस वक्त वो अपनी प्यारी जनता के बीच में 2-2 दिन एक जिले में रुक रहे हैं और 46 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में लोक जागरण यात्रा, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना कराने के लिए एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च करी है। सामाजिक न्याय पे जो हमले थे उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च करी है। बीजेपी के नाविका मैम उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल है कि लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका रेलवे टिकट कंफर्म कराने छोड़ कोई काम नहीं। एक भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जितने भी इन्वेस्टर समिट में जो आपको हैरत होगी कि 400 बड़े इन्वेस्टर मोदी जी ने दिखाए थे, योगी जी ने दिखाए थे, अरे भाग गए, सब भाग गए। और रही बात 23 की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी की है, जो बीजेपी आरएसएस का सुपड़ा साफ करने के लिए मुझे समाजवादी पार्टी के कांग्रेस का जवाब दे देंगे। यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें, ये जवाब दे दीजिए। नहीं, अखिलेश जी का देखिए, हम लोगों का ये मानना है नाविका मैम संजीदगी के साथ कि जिन राज्यों में जिन दल की सबसे ज्यादा ताकत है, जैसे ममता दीदी हमारी हैं वेस्ट बंगाल में हैं, नीतीश जी बिहार में हैं, तेजस्वी जी बिहार में हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी फोर्स है वो समाजवादी पार्टी की। चलिए, तो मेरे को जवाब मिल गया। उदित राजी अब आप मुझे बता दीजिए, बंगाल में आपको कोई सीट नहीं, आपको बिहार में कोई सीट नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं, आपको तमिलनाडु में डीएमके भी कोई सीट नहीं देगा। भैया तो आप मुझे बता दीजिए ना कि दोस्ती करेंगे, गठबंधन करेंगे, 200 सीटों पर सिमट जाएंगे कि बस 200 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, जीतेंगे कितने अल्लाह जाने। नाविका जी यही सवाल बीजेपी से पूछ लेते कि केरला में या वहां पर पूछ रही हूँ उदित राजी आप तो बीजेपी छोड़ चुके हैं ना, आप तो बीजेपी छोड़ चुके हैं। आप मुझे कांग्रेस का जवाब दे दीजिए, मैं बीजेपी से अलग से पूछूंगी। अजय आलोक जी उसके लिए बैठे। नहीं, वो आप उनसे नहीं पूछोगे, मैं जानता हूं उनसे नहीं पूछोगे। अरे भैया, कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में कमजोर हैं, हम कमजोर हैं तो उसके हिसाब से ही हम सीटें मांगेंगे। हम ये नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश में हम बहुत मजबूत हैं, दिल्ली में बहुत मजबूत हैं। तो
सवाल ही नहीं, जो सवाल आप पूछ रहे बनता ही नहीं सवाल। अगर बनता है तो बीजेपी जहां आप मजबूत नहीं है, अगर वो हिसाब लगाया जाए, अगर हिसाब लगाया जाए तो 200 से 225 सीटें। एक लाइन मुझे बोल लेने दीजिए, एक बड़ी जरूरी। उदित राज जी जैसे कांग्रेसी प्रवक्ता जो कर रहे हैं, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए भाई, आपके ऊपर ही छोड़ा, लेकिन सोचिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसका मोरल कितना डाउन हो गया होगा। आज वो सीटों पर जिस पर कांग्रेस के मजबूत नेता तैयारी कर रहे होंगे, आज उनको लग रहा होगा कि हमारी सारी हैसियत दूसरे क्षेत्रीय दलों के हाथ में गिरवी रख दी। आज आपने उदित राज जी जो बोला उससे ये तय हो गया। मानव जायसवाल 30 सेकेंड। अरे भाई नमिका जी, आज दिन में, आज देश में बहुत कुछ हुआ है, चलिए हमें लगाने के चक्कर में मत करिए, ये माइंड गेम मत खेलिए। उत्तर प्रदेश में हम कमजोर हैं। सीधा सवाल है भैया, सीधा सवाल है। मुझे लगता है उदित राज जी, मुझे लगता है आप IRS ऑफिसर भी अच्छे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अच्छे थे, प्रवक्ता से ज्यादा आपको पत्रकारिता का आजकल शौक है। मैं कह रही हूँ आप आ जाइए, आप शो एंकर कर लीजिए, कौन सा सवाल कौन किससे पूछेगा ये आप ही तय कर लीजिए। उदित राज जी महान है आप। नमिका जी, नहीं तो ये सवाल जब देखिए, हम लोग इतनी बार बात करते हैं विपक्ष की, ये पता होना चाहिए कि लगभग 65% जो वोट है वो विपक्ष के पास है। और देश में जिस तरीके से आसार लग रहे हैं, जिस तरीके से 2000 के रुपए भी वापस चले गए, इतना घोटाला इन्होंने किया, जहां पैसा जमा करके रखा है इन्होंने, ये सब निकलेगा। और आने वाले समय में जब इनकी सरकार जाएगी और सच में अच्छे दिन आएंगे, और गली गली में शोर है, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। चलिए अजय आलोक जी, मेरे पास समय नहीं है, 30 सेकेंड। आप डर गए हैं कि नहीं? क्योंकि विपक्षी एकता यहाँ बनती नजर आ रही है। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। मानव जी ने, उदित राज जी ने, अमीक जमाई जी ने। 10 सेकंड मुझे भी चाहिए। मेरा समय खत्म है। अजय आलोक जी, आप डरे हुए हैं कि नहीं? नविका जी, एक बात आपको बता दूं कि कौओं के इकट्ठे होने से वो जगह शमशान भूमि नहीं बनती है। तो इसीलिए ना हम डरे हैं ना हम झुके हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इन लोगों को करने दीजिए, जितना इधर उधर चोच मारना है इधर उधर करते रहें। भ्रष्टाचारी जुगनू टिमटिमाएंगे और सूर्य की रोशनी जब प्रकट होगी तो गायब हो जाएंगे। चलिए दर्शकों, मैं इससे ज्यादा तो क्या ही कहूं, क्योंकि इस वक्त कम से कम कोई मुंह से तो नहीं कह रहा कि विपक्ष फेविकॉल नहीं ढूंढेगा, लेकिन सारे सूरते हालात आपके सामने हैं। क्या होगा ये तो 23 जून को पता चलेगा, लेकिन इस वक्त नोक झोंक जारी है। नोक झोंक के बीच में दोस्ती कैसे बनेगी ये हम आपको बताते रहेंगे। आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज आपको बता दूं कि देखेगा नवभारत जीतेगा भारत शो के पिछले विजेता कौन थे। 8, 9, 10 और 11 जून के विजेताओं के नाम आपके स्क्रीन पर हैं। दीपक जूनन है राजस्थान से, 8 तारीख के विनर। इसके बाद विनर्स आ रहे हैं MK गंजू दिल्ली से, ये 9 जून के विनर है। राजू नाथ योगी अजमेर से, ये भी 9 जून के शो को जीते हैं। इसके बाद रमेश कुमार नंदवानी कोटा से, ये 10 जून के विनर्स हैं। रहीम भाई, मोहम्मद भाई नरेजा, ये गुजरात से भी विनर हैं। और 11 तारीख के विनर्स अब आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। रेखा गोयल और अवधेश कुमार सोनभद्र से, मनोज जायसवाल रायपुर से। सभी विनर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बस लेते हैं आपसे इजाजत और धन्यवाद करते हैं अपने सारे मेहमानों का। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।